हेलो एवरीवन, आई नो आप सभी अपने एग्जाम्स एचटेट और सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। साइंस के अंदर टीजीटी साइंस के अंदर बायोलॉजी पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कि बायोलॉजी से 35 से 40% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। साइंस के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं जो हमने आज तक देखे ही ना हो, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली वहां पर आंसर कर सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम सेल के बारे में बात करते हैं कि जो सेल है वो क्या होती है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो सेल्स से मिलके बनी होती है। जैसे कोई भी बिल्डिंग होती है वो ईंटों से मिलके बनी होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी भी सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। अब आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के बारे में। अब देखिए सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो सेल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बायोलॉजी, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आया है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था या सेल को सबसे पहले किसने देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स को सबसे पहले अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप से देखा था और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा था। रॉबर्ट हुक ने क्या चीज यूज की थी सेल्स को देखने के लिए। तो रॉबर्ट हुक ने क्या यूज किया था, कॉर्क। जो पेड़ होता है, पेड़ की जो स्किन होती है, उसका जो बार्क होता है, उसको यूज किया था। उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और वहां पर उस कॉर्क के अंदर उसे क्या दिखाई दिए, छोटे छोटे से रूम्स बने हुए दिखाई दिए और उन छोटे छोटे रूम्स को उसने नाम दिया सेल्स का। तो देखिए जो सेल वर्ड है वो कहां से आया है। सेल वर्ड लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से आया है और सेल्यूला वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अ लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक ने यही देखा था कि जब उस कॉर्क के अंदर वो छोटे छोटे रूम्स उसे दिखाई दिए तो उसको उसने सेल नाम दिया था। तो देखिए उसने तो डेड सेल्स को देखा था। अब लिविंग सेल्स भी तो होती हैं। तो कुछ टाइम के बाद एंटोन वैन ल्यूइवेन हुक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। लिविंग सेल्स को उसने देखा था। उसने क्या किया, पॉन्ड से, तालाब से कुछ पानी लिया और जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो वहां पर उसे कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें दिखाई दी जो लिविंग थी। तो वहां पर उसने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। लेकिन ल्यूइवेन हुक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था और उसने क्या यूज किया था, पॉन्ड वाटर उसने यूज किया था। बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया था। सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होता है यानी कि साइटोप्लाज्म भी होता है और उसको डिस्कवर किया था परकिंजे ने। हम यहां पर बात याद रख सकते हैं, पी से प्रोटोप्लाज्म और पी से परकिंजे। प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया, परकिंजे ने डिस्कवर किया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो सेल थ्योरी शेल्डन और शेवान। सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन और शेवान ने सेल थ्योरी दी थी और उन्होंने ये बताया था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है, वो सेल होती है। सेल थ्योरी किसने दी, शेल्डन और शेवान ने दी थी। उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर चीज आती है, थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज, यानी कि
पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स बनती हैं, पुरानी सेल्स से ही नई सेल्स का इवोल्यूशन होता है। इसको थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज बोला जाता है और ये दी थी रुडोल्फ विर्चॉव ने। बात करते हैं रुडोल्फ विर्चॉव, किसने दिया था थ्योरी ऑफ सेल लाइनेज। तो यहां पर जितने भी ये नाम हैं ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एरिस्टोटल है, रॉबर्ट हुक है, ल्यूई वैन हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, परकिंजे है, शेल्डन और शेवान है, रुडोल्फ विर्चॉव है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर नाम से ही पता लग रहा है, यूनि मींस वन, सेल्युलर मींस सेल वाला, एक सेल वाला, मल्टीसेल्युलर कई सेल्स वाला। यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय और मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, वो पूरा ऑर्गेनिज्म छोटा सा होता है और पूरा का पूरा एक ही सेल से बना होता है। जैसे प्रोटोजोआज होते हैं, ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक ही सेल से बने होते हैं। जितनी भी उसकी लाइफ होती है वो एक सेल के अंदर होती है, जितने भी फंक्शंस होते हैं उसी एक सेल के साथ होते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, बहुकोशिकीय ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और उनको मेटाजोन्स भी बोला जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और अदर एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे डॉग, काउ, कैट, ये सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर भी और जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर एक फंक्शन एक ही सेल के अंदर होता है। हम बात करते हैं सेल की शेप के बारे में। तो जो सेल की शेप होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप की हो सकती है, या हमारी बॉडी के अंदर ही बहुत सारी टाइप की सेल्स होती हैं, उनकी शेप्स अलग अलग होती हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। तो जैसा फंक्शन होता है ऐसे ही उनकी शेप और साइज होता है। तो देखिए जैसा कि जो चिक की सेल्स होती है, जो गाल की सेल्स होती हैं वो फ्लैट सेल्स होती हैं। जो जर्म सेल्स होती हैं, जैसे हमारी जो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन में होती हैं जर्म सेल्स होती हैं, वो क्यूबॉइडल सेल्स होती है। हम यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं कि जो चिक, जो गाल की सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, थिन होती है, फ्लैट होती है और इरेगुलर यानी कि बिना किसी एक परमानेंट शेप के होती, पतली होती है, फ्लैट होती हैं। बात करते हैं जर्म सेल्स की, तो क्यूबॉइडल शेप्स की होती। देखिए एक क्यूब की तरह इनका शेप है और ये हमारी जर्म सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। बात करते हैं इंटेस्टाइन की, हमारी आंतों के अंदर कॉलमनर सेल्स, यानी कि देखिए ये कुछ ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ इस शेप की सेल्स पाई जाती हैं, लंबी होती हैं, कॉलम्स की तरह होती हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, बनता है, यहां से क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटेस्टाइन के अंदर किस टाइप की सेल्स होती है, वहां पर आपको चार ये ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइन के अंदर कॉलमनर टाइप की सेल्स होती हैं। लीवर के अंदर कैसी सेल्स होती हैं? लीवर के अंदर पॉलीगोनल, यानी कि ऐसा एक शेप होती है जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, तो लीवर के अंदर पॉलीगोनल सेल्स पाई जाती हैं। वहीं पर जो फैट की सेल्स होती हैं, वसा की सेल्स होती हैं, वो राउंडेड होती हैं, गोल होती हैं, राउंड और स्फेरिकल, बॉल की तरह वो सेल्स होती हैं। देखिए पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम की बहुत ही अजीब सी शेप होती है, स्लीपर जैसी, चप्पल जैसी उसकी शेप होती है। तो अगर आपको ये डायग्राम देके पूछ लिया जाए और आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैरामीशियम है। उसके बाद जो हेन का एग होता है, जो मुर्गी का अंडा होता है, वो ओवल शेप का होता है।
जो स्मूथ मसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्मूथ मसल्स होती है जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, उनकी शेप देखिए कैसी होती है। ये इस तरीके की शेप होती है स्मूथ मसल्स की। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसे लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं। तो देखिए हर एक सेल की अपनी एक स्पेसिफिक शेप और साइज है। तो अगर हम बात करते हैं जो सबसे छोटी सेल होती है, आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो सबसे छोटी सेल होती है वो क्या होती है। तो सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो सबसे छोटी सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और जो सबसे बड़ी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग होती है। ये हमें याद रखना चाहिए कि जो एग होता है वो एक सेल होती है। और जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो नर्व होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म्स होते हैं, और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो एग होता है। स्पर्म्स जो मेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एग या ओवम जो फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये हमारी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल्स होती हैं। इन चीजों से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आगे हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स के बारे में। तो देखिए कि प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होती हैं। प्रोकार्योटिक, यहां पर वर्ड आया है प्रो, पी से प्रो और पी से प्रिमिटिव और पी से प्राचीन। तो प्राचीन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी सेल्स जब अर्थ के ऊपर लाइफ शुरू हुआ था तो उस टाइम जो सेल्स बनी थी वो प्राचीन सेल्स थी। वो बहुत ज्यादा मॉडिफाइड सेल्स नहीं थी। उन सेल्स के अंदर बहुत कमियां थी, बहुत स्पेशल चीजें वो नहीं थी, बहुत छोटी मोटी और बहुत ही एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। तो उन प्राचीन सेल्स को ही प्रिमिटिव सेल्स और प्रोकार्योटिक सेल्स बोला जाता है। तो देखिए जो प्रोकार्योटिक सेल्स थी वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर थी। उनका जो न्यूक्लियस था वो भी प्रॉपरली बना हुआ नहीं था। बहुत सारे और भी आइटम्स जो होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो भी इन सेल्स के अंदर नहीं थे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से बनी हुई सेल्स नहीं थी। तो अब हम इनको प्रोकार्योटिक सेल्स बोलते हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर वाला नहीं था, एक प्रॉपरली बना हुआ न्यूक्लियस वहां पर नहीं था। बात करते हैं कि उनके अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज भी नहीं थी, जैसे अभी हमने बताया कि यहां पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे। तो कुछ ये चीजें उन सेल्स के अंदर एब्सेंट थी। बात करते हैं हम यूकार्योटिक सेल्स के बारे में। तो यूकार्योटिक सेल्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। वो सेल का स्ट्रक्चर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूकार्योटिक सेल्स के अंदर मेनली 3 चीजें पाई जाती हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। तो जो हमारी यूकार्योटिक सेल होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये जो सेल होती है इसके अंदर यहां पर एक छोटा सा जो रीजन है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ये जो बाहर वाली कवरिंग है इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और यहां पर एक फ्लूइड भरा होता है, जेल भरा होता है, जिसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये 3 मेन चीजें होती हैं सेल के अंदर। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इस आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, सेल की स्किन के बारे में। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन होती है, ऐसे ही सेल के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, सेल को प्रोटेक्ट कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो थिन होती है, वो बहुत पतली होती है। जैसे हमारी स्किन बहुत पतली होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी थिन होती है, लिविंग होती है। ये याद रखने की जरूरत है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि अपनी शेप को चेंज कर सकती है, वो कम या ज्यादा अपनी शेप को कर सकती है। ट्रांसपेरेंट होती है, इलास्टिक होती है, अपनी शेप एंड साइज को चेंज कर सकती है, सेमी परमिएबल होती है। देखिए सेमी परमिएबल, परमिएबल यानी कि परमिशन देने वाला, एक ऐसी चीज
जो हर किसी को परमिशन नहीं देती है, यानी किसी को परमिशन देती है और किसी को परमिशन नहीं देती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, यानी कि हर एक चीज को सेल के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं है। कुछ एक चीजें ही सेल के अंदर आ सकती हैं और कुछ चीजें बाहर ही रोक दी जाती हैं कि आपकी एंट्री नहीं होगी। तो देखिए, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दोनों ही सेल्स में, यूकारियोटिक में और प्रोकारियोटिक में, दोनों ही सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो सेल के अंदर ये भरा हुआ जेल है, इसको हम बात करते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है, एक जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भरे रहते हैं, वहां पर सिचुएटेड होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारे के सारे सेल के ऑर्गेनल्स यहीं पर होते हैं। न्यूक्लियस के अगर हम बारे में बात करें तो जो सेल की जितने भी फंक्शंस होते हैं, सेल के जितने भी डिसीजंस होते हैं, ये न्यूक्लियस लेता है, और इस न्यूक्लियस का काम होता है हेरिडिटरी को मेंटेन करके रखना। ये जो न्यूक्लियस होता है ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए से बना है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स किससे मिलके बने होते हैं, डीएनए से मिलके बने होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स और डीएनए का काम होता है हेरिडिटरी को बना के रखना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। यही हमारी हेरिडिटी होती है, और हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस है। जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है जो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल करता है, ऐसे ही सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब देखिए, यहां पर हम कई और चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से भी कई चीजें एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब कोई भी मटेरियल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। अब देखिए, जैसे कि कोई भी एक पानी है, जैसे हम पानी की बात कर लेते हैं, अगर वो पानी किसी हाइट पे रखा हुआ है, वो वहां से, जैसे डैम की हम बात कर रहे हैं, तो डैम में क्या होता है कि जो पानी हाइट के ऊपर है, कुछ हाइट के ऊपर उसको स्टोर किया गया है, तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही बहता है, कभी भी पानी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। यानी कि जो पानी है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। हवा भी यही होती है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है। तो यहां पर क्या होता है कि कोई भी जो चीज होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि जहां पर ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स हैं वहां से वो कम मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना चाहती है। बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक वाटर की, यहां पर वाटर की प्रोसेस की बात हो रही है। देखिए, डिफ्यूजन तो क्या होता है, एयर का डिफ्यूजन भी हो सकता है, एयर का सेल के अंदर बाहर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन जब स्पेशली वाटर की बात होती है कि सेल्स के अंदर वाटर जाना या सेल्स से बाहर वाटर जाना, या फिर अदर किसी भी चीज में, जैसे हम बात करते हैं रेजिन्स की, जब आप किशमिश को भिगोते हो पानी के अंदर, जब उसको भिगोया जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो जो रेजिन्स होती हैं वो फूल जाती हैं। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो रेजिन्स होती हैं, जो किशमिश होती हैं, उनके अंदर पानी कम होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी के अंदर डालते हो, यानी कि हायर कंसंट्रेशन के अंदर, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, ये रेजिन्स हैं, तो जैसे इनको पानी के अंदर रखा जाता है तो पानी इन रेजिन्स के अंदर एंटर करना शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी का क्या काम है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, कभी भी उल्टा नहीं होता है। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है, जब स्पेशली पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेजिन्स, किशमिश का। बात करते हैं एंडोसाइटोसिस के बारे में। देखिए, एंडो का मतलब होता है अंदर, इनटेक, यानी कि इनटेकिंग लार्ज साइज्ड लिक्विड और सॉलिड। जब भी किसी सेल के अंदर सॉलिड या फिर लिक्विड चीजें एंटर करती हैं तो उसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। और सेल के बाहर, सेल की प्रोटेक्शन करने के लिए कौन है, सेल की प्रोटेक्शन करने के लिए उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी चीज
एंटर करती है तो उसको एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। और यहां पर देखिए, जब भी कोई लिक्विड एंटर करता है तो उसको पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। जब भी कोई सॉलिड पार्टिकल एंटर करता है तो उसको फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अब इतने नहीं आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप वहां पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए, इन शब्दों का यूज करते हुए, इनकी हेल्प लेते हुए भी क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये गारंटी है कि यहां से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। इस टर्म से तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो एक होती है एक्सोसाइटोसिस, जब भी सेल के बाहर निकलती है कोई चीज, एक्सपेल होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है। देखिए, यहां पर आप पिक्चर्स से भी बहुत इजीली समझ सकते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। सेल के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्लांट की सेल होती है, प्लांट की सेल के बाहर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। देखिए, हमने अभी बात की थी सेल के बारे में। तो जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है, ये एनिमल सेल है। और प्लांट सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है, एक नॉन लिविंग कवरिंग होती है, और इसको सेल वॉल बोला जाता है। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी सेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? सेल वॉल होती है। बाय चांस देखिए, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का पानी आ जाता है, तो पेड़ तो कहीं चल के जा नहीं सकते हैं, और पेड़ तो वहीं खड़े हैं, उनकी सेल्स भी वहीं पर हैं। अब बाढ़ का पानी आया है तो क्या है कि जो सेल्स है उनका तो क्या काम है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू वाटर अंदर जा सकता है, सेल के अंदर वाटर एंटर कर सकता है। जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि रेजिन्स के अंदर, किशमिश के अंदर पानी चला जाता है, ऐसे ही सेल्स के अंदर भी पानी जा सकता है। तो इन केस एनिमल्स तो अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हैं, प्लांट्स कहां जाएंगे? तो उनकी सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल बना रखी है। अब मान लीजिए जब पानी एंटर करता है सेल के अंदर, तो अगर बहुत ज्यादा पानी एंटर करता रहेगा तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फूल जाएगी, और इतनी फूल जाएगी कि ये फट सकती है। जैसे गुब्बारा बहुत ज्यादा हवा भरने के बाद फट जाता है, ऐसे ही बहुत ज्यादा वाटर एंटर करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन भी तो फट सकती है, बट इसको फटने से रोकता है कौन? ये सेल वॉल। इस सेल वॉल की वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है बहुत ज्यादा, एक लिमिट तक ही वाटर को अपने अंदर आने देगी, और बहुत ज्यादा वाटर एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी की पूरी जो सेल है वो फटने से बच जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल वॉल है यहां पर। तो जो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, फ्रीली परमेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर और बाहर चीजें जा सकती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि वाटर अंदर आता है, तो इस सेल वॉल के थ्रू ही तो आता है, तो ये भी परमेबल होती है। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? ये हमारी सेल वॉल होती है, जो अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है, अंदर की तरफ प्रेशर लगाती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज्यादा स्वेलो, फूलने नहीं देती है। हम बात करते हैं अब न्यूक्लियस के बारे में। तो जो न्यूक्लियस होता है, हमें पता है कि सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है वही हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी, जैसे सेल के अंदर एक जेल होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेल होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर जो जेल है उसको साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर जेल है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है।
जितनी भी बॉडी की, जितनी भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। तो सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की, हमारी सेल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहां पर स्टोर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। हमारी बॉडी के जितने भी डीएनएज होते हैं, जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। ये जो न्यूक्लियस है यही हमारी सेल्स को डिवाइड होने में हेल्प करता है। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उनको क्या बोला जाता है? ए न्यूक्लिएट सेल्स बोला जाता है। और जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है उनको न्यूक्लिएटेड सेल्स बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो उनको ए न्यूक्लिएट, और जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है उनको न्यूक्लिएटेड सेल्स बोला जाता है। तो देखिए ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस होता है। जैसे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, और ये एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है। अब देखिए जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्या होता है? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दो एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीज होती है, बट इनके काम अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग टाइम पे एक्टिव होते हैं। तो देखिए जब भी सेल अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में लगी हुई है, नॉर्मल अपने काम कर रही है, तो वहां पर क्रोमेटिन जो होता है वो सेल की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली है, जैसे जो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरियाज बन जाते हैं, एक सेल से दो सेल्स बन जाती हैं, तो जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली है तो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर वो जो डीएनए भेजना है, वो जो हेरिडिटरी चीजें भेजनी है, वो जो इंफॉर्मेशन भेजनी है, वो किसके थ्रू जाएंगी? क्रोमोसोम के थ्रू जाएंगी। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम दोनों एक ही चीजें होती हैं। जब सेल अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में लगी हुई है तो वो क्रोमेटिन है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। तो नॉर्मली तो ये प्रोटीन्स होती हैं। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर कम क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको डिप्लीटेड सेल्स बोला जाता है। ऐसी सेल्स होती है जिसमें सिर्फ एक टाइप का क्रोमोसोम होता है, उसको हैप्लॉइड सेल बोला जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हैप्लॉइड सेल्स क्या होती है, डिप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं। ह्यूमन के अंदर जो सेल्स होती है वो हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती हैं। तो ऐसी सेल्स जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हैप्लॉइड सेल्स बोला जाता है। जिनके अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिप्लॉइड, डी यानी कि डाई यानी कि टू, जिनके अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिप्लॉइड सेल्स बोला जाता है। और जिन सेल्स के अंदर बहुत सारे टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनको पॉलीप्लॉइड सेल्स बोला जाता है। तो देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स के बारे में कि जब भी सेल डिवाइड होने वाली होती है तो उस टाइम क्रोमोसोम्स एक्टिव हो जाते हैं, और यही क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, आनुवांशिक इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं: मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। देखिए यहां पर क्या है कि जो ये है हमारा मेटासेंट्रिक, ये हमारे होते हैं टेलोमियर्स, ये है हमारे टेलोमियर्स, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये हमारा सेंट्रोमियर करता है। यहां पर सेंट्रोमियर शब्द आया है ना, तो सेंट्रोमियर क्या होता है? जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को, इन दो टेलोमियर्स को जो जोड़ने का काम करता है वो सेंट्रोमियर होता है। यानी कि एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके बीच में सेंट्रोमियर है उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोला जाता है। ये आपको स्ट्रक्चर्स दिए जा सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटासेंट्रिक।
आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। सपोज ये आपको चारों के चारों ऑप्शंस दे दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया गया है कि इन चारों में से कौन सा मेटासेंट्रिक है। तो मेटासेंट्रिक क्या होता है? ऐसा क्रोमोसोम जिसके बीच में सेंट्रोमियर होता है, और एक ऐसा क्रोमोसोम जिसका बीच से थोड़ी ऊपर की तरफ सेंट्रोमियर होता है, उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोला जाता है। और एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके बिल्कुल एक सिरे के ऊपर से थोड़े नीचे की तरफ सेंट्रोमियर होता है, उसको एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोला जाता है। और एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके बिल्कुल ऊपर की साइड यानी कि एक सिरे पे सेंट्रोमियर होता है, उसको टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोला जाता है। आई होप ये चारों के चारों आपको याद रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन आया है, आपको स्ट्रक्चर देखे वहां से ये नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप का क्रोमोसोम होता है, उसको हैप्लॉयड सेल बोला जाता है। कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जिसमें 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको डिप्लॉयड सेल्स बोला जाता है। तो ऐसी सेल्स जिनके अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक ही जैसे होते हैं, ऑटोसोम्स, द क्रोमोसोम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू सेक्स डिफरेंशिएट और ऑटोसोम्स। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, और एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। 23 टू 46 होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल के अंदर 23 पेयर्स होते हैं। तो इन 23 पेयर्स में से क्या होता है? इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स तो एक जैसे होते हैं बिल्कुल, यानी कि इस पेयर के अंदर जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम है वो एक जैसे हैं, इसलिए इनको ऑटोसोम बोला जाता है। और इनका काम होता है डेली लाइफ की फंक्शनिंग करना, डेली लाइफ के काम काज संभालना, ऑटोसोम्स का काम होता है। एलोसोम्स या फिर 6 क्रोमोसोम्स इसको बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? ये अलग अलग होते हैं, मेल्स के अंदर अलग होते हैं, फीमेल्स के अंदर अलग होते हैं। 23 में से 22 जोड़े, 23 में से 22 पेयर्स तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम होते हैं, लेकिन वो जो 23वां पेयर है वो मेल्स के अंदर अलग होता है और फीमेल्स के अंदर अलग होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम्स पेयर के अंदर होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 होते हैं। तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। मान लीजिए हम मेल की बात कर रहे हैं, तो जो 23वां जोड़ा है वो कुछ इस तरीके से है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। और अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो जो 23वां जोड़ा होता है वो ऐसे होता है। तो जो 23वां जोड़ा है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग टाइप का होता है। तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल एक्स शेप का बना हुआ है, और जो वाई क्रोमोसोम है ये बिल्कुल इस सीधा सा है, टेलोसेंट्रिक होता है। ठीक है, और जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है ये हमारा क्या होता है? मेटासेंट्रिक होता है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो तो लार्ज होता है और वाई स्मॉल होता है। फीमेल के अंदर दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। थोड़ा सा न्यूक्लियोसोम के बारे में भी बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे क्रोमेटिन के बारे में। तो जो क्रोमेटिन होता है वो न्यूक्लियोसोम से बना होता है। अब देखिए, जो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए wrapped around a protein called histones। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होती है, सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन है। मान लीजिए आप किसी बलून के चारों तरफ धागा लपेट रहे हो, तो वो बलून क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, और उसके चारों तरफ जो धागा लपेट रहे हो, डीएनए, जो डीएनए होता है वो डीएनए मिलके इस तरीके से एक धागा बना लेता है और उस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, और ये किस चीज का बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन्स का ये बना होता है। तो देखिए, जो न्यूक्लियोसोम है वो किस किस चीज का बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है।
अभी मैंने आपको बताया था कि हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, देखिए क्या होती है, जितने भी हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हर टाइम केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोला जाता है। जैसे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना और अदर सेल्यूलर कंपोनेंट्स बनाना, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस का पार्ट होती हैं और इनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोला जाता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी दो टाइप की होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो जब एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको एनाबोलिज्म बोला जाता है, और जब कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो उसको कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो देखिए जो एनाबोलिज्म होता है उसके अंदर सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, यहां पर ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़ी चीजों से छोटी चीजें बनती हैं। यहां पर छोटी चीजों से बड़ी चीजें बन रही हैं, यहां पर बड़ी चीजों से छोटी चीजें बन रही हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और हमारी बॉडी में ये चीजें चलती रहती हैं, और इन दोनों को मिला के ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोला जाता है। तो देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीजें बनती रहती हैं और इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसमें एनर्जी ली जाती है। जैसे हमारी बॉडी में सिंपल चीजों से अमीनो एसिड्स से प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, या फिर कुछ हार्मोन्स बनाए जाते हैं, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एनाबॉलिज्म के अंदर आता है। ऐसे ही जब भी आप एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, या फिर जब आप बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस टाइम जो आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में कम ऑक्सीजन पहुंच रही है और कुछ कॉम्प्लेक्स वहां पर बन रहा है, सिंपल चीजों से कुछ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एनर्जी यूज हो रही है। तो कौन सी एक्टिविटी हुई, तो वो हमारी एनाबॉलिक एक्टिविटी हुई। क्वेश्चन बन रहा है ना कि आपकी बॉडी में जब आप वेट उठाते हैं, जब आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उस टाइम कौन सी एक्टिविटी हो रही होती है, तो वो हमारी एनाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, क्योंकि उस टाइम जब आप वेट उठा रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंच नहीं पाती है। तो अगर कम ऑक्सीजन पहुंचती है तो कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो देखिए, और जब भी आप इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स फट जाती हैं, टियर हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो उन मसल फाइबर्स को बनाने का काम भी इसी एक्टिविटी के थ्रू होता है। तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है कि प्रोटीन, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना एनाबॉलिक होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना भी एक एनाबॉलिक जो होती है, और फैटी एसिड से फैट बनना भी एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। इन हार्मोन्स का बनना भी एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। वेट लिफ्टिंग के दौरान कौन सी प्रोसेस हो रही है, एनाबॉलिक प्रोसेस हो रही है। बात करते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में। यहां पर क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स। जब लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके, तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं तो उसको कैटाबॉलिज्म प्रोसेस या फिर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज बोला जाता है। इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। जब भी किसी बड़ी चीज को तोड़ के छोटी चीज बनाई जाती है तो उस टाइप एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज होती है। लेकिन जब भी किसी दो छोटी चीजों को मिलकर बड़ी चीज बनाई जाती है तब एनर्जी देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, यूज होती है। तो ये एनाबॉलिज्म में होता है, और एनर्जी रिलीज किस में होता है, कैटाबॉलिज्म के अंदर होता है। जैसे बॉडी के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, जब भी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है, सांस लेने की प्रोसेस को रेस्पिरेशन नहीं बोला जाता है। बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जब भी फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है तो उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो जो रेस्पिरेशन चल रहा है उस रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चल रही है, और उसमें ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जब भी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर
ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, और जब उससे CO2 और H2O बनते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीजें बन रही हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। जब भी आप कार्डियो एक्सरसाइज करें, देखो एक्सरसाइज दोनों टाइम हो रही है, वेट लिफ्टिंग हो रही है तब भी एक्सरसाइज हो रही है, कार्डियो एक्सरसाइज हो रही है, जैसे रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो उनको कार्डियो एक्सरसाइजेस बोला जाता है। और इन एक्सरसाइजेस में क्या होता है, आपकी बॉडी से जो फैट होता है वो बर्न होता है। रनिंग किस लिए करते हैं? फैट को बर्न करने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो यहां पर क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है और जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हॉर्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल होता है, ग्लूकागन होता है। जब ऐसे हॉर्मोन्स बनते हैं तो कौन सी एक्टिविटी होती है? कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है। तो यहां पर हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कौन सी एक्सरसाइज के अंदर कौन सी एक्टिविटी है, कब एनाबॉलिज्म हो रहा है, कब कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कौन से हॉर्मोन्स में कौन सी प्रोसेस हो रही है। यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है लार्ज मॉलिक्यूल्स का, यहां पर लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये चीजें हमें यहां पर याद रखने की जरूरत होती है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना। तो देखिए आप इसको यहां से भी एक क्विक रिवीजन के रूप में यहां से क्या है, रिवाइज कर सकते हैं। बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर और उसके अदर ऑर्गेनल्स के बारे में। तो जो सेल्स है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। तो देखिए जो हमारी सेल है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें रखी हुई होती हैं। तो जो सेल की जो सबसे बाहर वाली, अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो सेल के सबसे बाहर जो होता है वो सेल वॉल होती है। प्लांट्स के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल होती है, पूरी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो जैसे हमारी बॉडी के ऊपर स्किन होती है ऐसे ही सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, जो पूरी सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है। सेल के अंदर ये देखिए, ये हमारे पास ये जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यहां पर जो जेल भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी कई चीजें भरी हुई होती हैं, उनको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER के नाम से जाना जाता है, और ER दो टाइप का होता है, SER और RER। तो अगर आपको बाई चांस पेपर के अंदर SER और RER देखने को मिलता है तो ये आपके क्या होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कुछ इस तरीके से होता है। जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ ऐसे इस तरीके से डॉट्स बने हुए हैं, इन डॉट्स को राइबोसोम्स बोला जाता है। जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स बने हुए हैं तो उसको रफ, यानी कि अगर किसी भी चीज के ऊपर, जैसे स्वेटर के ऊपर वो रुएं आ जाते हैं तो वो स्वेटर खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है। ऐसे ही अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स बने हुए हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और उस का क्या काम होता है? उसका काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है उनका काम होता है प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो आई होप ये आपको याद रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो जो राइबोसोम्स होते हैं उनका क्या काम होता है? राइबोसोम्स का बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए और प्रोटीन से मिलके क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं इनको प्रोटीन की फैक्ट्रीज भी बोला जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती है मोस्टली राइबोसोम्स के अंदर ही बनती हैं, तो इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर मौजूद प्लास्टिड्स को। जो प्लास्टिड्स होते हैं, पी से प्लांट,
P से प्लास्टिड। तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं और जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, यानी कि इनका कोई भी कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होते हैं। और ये जो होते हैं इनका काम होता है फूड को स्टोर करके रखना। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड होते हैं, सी से क्रोमो, सी से कलर्ड, और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आपको पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और जो क्लोरोफिल है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये हमारे प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो दो प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में, तो सेल के अंदर लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर कि आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। मान लीजिए आपको ये चार ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में से सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है। सेल के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो सेल को बचाने के लिए खुद को खत्म कर देती है, सुसाइड कर लेती है। देखिए जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी दूसरी चीज को मार सकते हैं। जब भी सेल के अंदर कोई ऐसा एनिमी एंटर करता है जिसकी वजह से कोई खतरा महसूस हो रहा है लाइसोसोम्स का, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? अपने आप को बर्स्ट कर देते हैं। जैसे टेररिस्ट होते हैं, अपने आप को कहीं पर भी भीड़ में जाके बम से उड़ा देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब सेल के अंदर कोई भी हानिकारक चीज एंटर करती है तो ये लाइसोसोम्स अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, बर्स्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उस डेंजरस मटेरियल को, उस दुश्मन को खत्म कर देते हैं। और जो ये लाइसोसोम्स होते हैं, ये डेड सेल्स को, जितनी भी डेड सेल्स होती हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर ही स्टोर हो जाती है। जैसे हमारे घर का जो कूड़ा कचरा होता है वो डस्टबिन के अंदर जाता है, तो सेल के अंदर जितनी भी टूटी फूटी या खराब चीजें होती हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल की सारी जो एनर्जी होती है वो कहां पर बनती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। और जो जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम रुपए का यूज करते हैं, यानी करेंसी का यूज करते हैं। तो ऐसे ही एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। जो हमारी करेंसी है वो रुपया है, यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एनर्जी की करेंसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आए हैं बहुत बार। तो देखिए हमने यहां पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लिया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है पतली सी होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है और सेल और एनवायरनमेंट के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को मदद करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं? यहां पर सेल के अंदर भी होते हैं और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके ऊपर भी होते हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्रीज भी बोला जाता है। उसके बाद एक हमारा रह गया है गोल्जी बॉडीज। ये जो गोल्जी बॉडीज यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, जिनको गोल्जी एपरेटस भी बोला जाता है, ये कुछ इस तरीके से बनी हुई होती हैं, बोरियों की तरह रखी होती हैं। इन और बोरियों का क्या काम होता है? स्टोरेज का काम होता है। तो जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ये भी सेल के अंदर स्टोरेज यानी कि स्टोर करने का काम करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमने अभी अभी पढ़ा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसका काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और एनर्जी किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी होती है एनर्जी की करेंसी। प्लास्टिड्स के बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल उनके अंदर होता है और फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करते हैं। एक होता है हमारा वैक्यूल्स। अब ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं? प्लांट के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर
एक वैक्यूल होता है और वो साइज में बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, ये वैक्यूल जो है प्लांट्स के अंदर भी होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। एनिमल्स के अंदर छोटा होता है, प्लांट्स के अंदर बड़ा होता है, और इसका काम होता है वाटर को स्टोर करके रखना। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो कहीं पर भी घूम फिर नहीं सकते हैं, इसलिए कई बार उनको वाटर स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो वाटर कहां पर स्टोर होता है सेल के अंदर? वैक्यूल्स के अंदर होता है। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, तो अभी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस यहां पर देख लेते हैं। ये हमारे पास प्लांट सेल है और ये हमारे पास एनिमल सेल है। तो देखिए, पहले तो दोनों के शेप और साइज के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। ये हमारी प्लांट सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और ये हमारी जो एनिमल सेल है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। हमें पता है कि प्लांट सेल के सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल होती है, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर वाली चीज क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर भी होती है और प्लांट सेल के अंदर भी होती है और एनिमल सेल के अंदर भी होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। तो ये इनकी शेप्स हैं। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यहाँ और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है और जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ग्रीन कलर प्लांट्स का होता है, एनिमल्स का नहीं होता है। तो इसलिए प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। देखिए, प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है, ये जो है ये वैक्यूल है, और ये बहुत बड़े साइज का वैक्यूल होता है और एक ही वैक्यूल होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें छोटे छोटे से कई वैक्यूल्स हो सकते हैं। देखिए, जो वैक्यूल होता है एक होता है, बड़ा होता है और सेंटर में होता है। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं 100%, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर क्या होते हैं? कई सारे वैक्यूल्स होते हैं और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट की सेल्स के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। लेकिन एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनका क्या काम होता है? जब भी सेल को डिवाइड होना होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ये सेंट्रियोल्स। एनिमल्स में सेंट्रियोल्स का काम होता है, सेल डिवीजन का काम होता है, इसलिए एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते हैं। देखिए, ये जो प्लांट की शेप है ये फिक्स होती है, रेक्टेंगुलर होती है। पूरे पेड़ के अंदर इसी टाइप की, इसी शेप और साइज की सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की, बहुत सारे टाइप की, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि चिक की सेल्स अलग होती हैं, इंटेस्टाइन की सेल्स अलग होती हैं, जो हमारी स्किन होती है उसकी सेल्स अलग टाइप की होती है। तो जो एनिमल की सेल्स होती हैं वो इरेगुलर शेप की हो सकती हैं, अलग अलग शेप की हो सकती हैं। यहां पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो साइड में है। साइड में क्यों है? क्योंकि बीच का जो एरिया है वो तो वैक्यूल ने घेर रखा है, तो बेचारा जो न्यूक्लियस है उसको साइड में कर दिया जाता है, न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाता है। यहां पर न्यूक्लियस बीच में होता है और बड़े साइज का होता है। यहां पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज कम होते हैं, यहां पर माइटोकॉन्ड्रियाज ज्यादा होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एनिमल्स को मूवमेंट करनी होती है, चलना होता है, बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं उनकी बॉडी को, तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। वहीं पर प्लांट्स के अंदर मूवमेंट कम होती है, एनर्जी कम यूज होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमने हर एक वर्ड को डिस्कस किया है, हर एक वर्ड जो एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर पक्का देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।